The assembly elections in Haryana are the first big political test of the Modi Sarkar after it came back to power with a reduced majority in the Lok Sabha elections. And the man who led Haryana for the large part of these two terms is Union Power Minister Manohar Lal Khattar. Thank you very much, sir, for joining us on this broadcast. बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। लोकसभा चुनाव के बाद हिंदी पट्टी में ये पहला बड़ा इम्तिहान है बीजेपी का। आपने ज्यादातर सरकार चलाई, तो क्या आप मानते हैं कि एक तरीके से आपका इम्तिहान है, आपका टेस्ट है कि भाई मनोहर लाल खट्टर अपने दम पे बीजेपी को जिता सकते हैं कि नहीं हरियाणा में इस बार? राहुल जी, ये व्यक्ति का टेस्ट नहीं होता, ये हमारा पार्टी का विचार, सरकार की उपलब्धियां सब मिला करके, और हम जब जनता को बताते हैं तो जनता किस प्रकार का रिस्पांस करती है, वो एक सामूहिक जिम्मेवारी के नाते से हम काम करते हैं, चाहे वो सरकार आने की बात हो चाहे ना आने की बात हो। लेकिन इस बार कम से कम लोकसभा के समय से ज्यादा कॉन्फिडेंस ये हमारे अंदर है। पर क्यों? क्योंकि हुडा साहब आए आपसे पहले, उन्होंने बोला लोकसभा में हाफ, इस बार साफ। पिछली बार 10 आपकी लोकसभा सीट आई थी, इस बार केवल 5। आपको क्यों लग रहा है कि असेंबली इलेक्शन में लोकसभा से ज्यादा कॉन्फिडेंस? इसलिए कि देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, लोकतंत्र का, चाहे प्रदेशों का और चाहे केंद्र का, लगभग 90 से 95% समय ऐसा होगा जब सरकारों का रिपीटिशन एक बार के बाद आई नहीं, ज्यादा एक 20-30% ऐसा है जब दोबारा आई। सिर्फ 8 से 10% चांस ऐसे मिलेंगे जब 2 बार से तीसरी बार कोई सरकार आई। गुजरात में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी या तो नेहरू जी की 3 बार सरकार आई थी और या फिर मोदी जी की सरकार अब आई है। नेहरू जी के समय कोई कंपटीशन नहीं होता था, वन साइडेड था, कोई दूसरी पार्टी सामने थी नहीं, जनसंघ भी बिल्कुल एक बाल स्वरूप में थी, 2-3 सीटों से शुरू किया था, तो कोई स्वरूप उस समय किसी पार्टी का सत्ता हासिल करने का नहीं आया था। एक तरफा था, तो नेहरू जी जीत गए 3 बार, लेकिन चौथी बार उनको भी सत्ता नहीं मिली। मोदी जी की सरकार तीसरी बार आना केंद्र में अपने आप में एक देश की जनता, प्रदेश की जनता, सब लोग देखते रहे, क्योंकि उस समय सबको लगता था कि 2 बार के बाद तीसरी बार आने का मतलब नहीं। आपने कहा कि असेंबली में कॉन्फिडेंस लोकसभा से ज्यादा है, वो कैसे? इसीलिए बता रहा हूं कि लोकसभा में तीसरी बार सरकार बीजेपी की आएगी कि नहीं आएगी, कांग्रेस की सरकार ना आ जाए, अधिकांश लोगों को संशय, शंका ये बनी हुई थी, और उसी के कारण से सीटें हमारी कम हुई। कोई केंद्र सरकार में काम कम किए, मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई, ऐसा नहीं, लेकिन एक सहज स्वभाव मानस होता है जनता का कि बस 10 साल के बाद बदलना चाहिए। ये अधिकांश समय पर बिना किसी कारण के तीसरी बार सरकार नहीं आती है। हमारी सरकार की संख्या उस समय कम हुई, यानी केंद्र सरकार में। एक फैक्टर ये भी था कि तीसरी बार क्यों, कोई कारण नहीं है, लेकिन तीसरी बार क्यों। अब चूंकि वो कारण लोकसभा में था, तो वहां अगर सरकार आ सकती है तो हरियाणा की जनता भी उस मानस में है कि तीसरी बार भी हरियाणा की सरकार आ सकती है, केंद्र में आई है। एक दूसरा जो मैंने पहले बताया कि हरियाणा का इतिहास रहा है कि 1966 से लेकर के और 2024 तक 78 ईयर्स, इसमें 2 साल 1987 से लेकर 89 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार की थी और यहाँ चौधरी देवलाल जी की सरकार थी, उन 2 सालों को छोड़ करके हरियाणा का इतिहास है कि 76 साल में जिसकी सरकार केंद्र में रही है उसकी सरकार प्रदेश में आई है। 20 का आप उठा के देख लीजिए, 2004, 2009, 2014, 2019। अब 2014 में केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वो शंकाएं अब खत्म हो गई हैं, इसलिए लोकसभा से भी अब हमको आसान लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार। बहुत बड़ा फर्क है, लोकसभा में मोदी जी का चेहरा था, इस बार तो लोकलाइज्ड है इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन है ये। जब मोदी जी के चेहरे पे आपके केवल 46% वोट आए और आप 12% डाउन हो पिछले लोकसभा से, तो जब मोदी जी टिकट पे नहीं है तो लाजमी तौर पे आपका वोट बैंक तो पहले से कम ही होगा। हमारे और कांग्रेस में एक अंतर है, कांग्रेस में केंद्र में चेहरे कुछ अलग होते हैं, प्रदेशों में चेहरे अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में केंद्र का जो चेहरा होता है, प्रदेशों में वो चेहरा काम करता है। हरियाणा में कभी भी
मैंने क्लेम नहीं किया कि मेरे चेहरे पर कभी चुनाव लड़ा जाएगा, और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोई उतना बड़ा ये क्लेम नहीं करेंगे उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव आज भी केंद्रीय नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी के नाम से है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से है। यहाँ पार्टी की सरकार है, यहाँ पार्टी की विचारधारा, यहाँ सरकार की उपलब्धियां, केंद्र की उपलब्धियां, प्रदेश की उपलब्धियां सब मिलाकर के हम चुनाव लड़ते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ हुड्डा का बेटा, बापू बेटा की पार्टी, फिर उसके बाद तीसरा शैलजा, ये मुख्यमंत्री होंगे कि वो मुख्यमंत्री होंगे, लड़ेंगे, वो चुप करके घर बैठेंगी, प्रचार के लिए नहीं जाएंगी। आज भी उन्होंने जो मैंने सुना है कि अभी तो नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगी, चुनाव प्रचार के लिए हाँ 2-3 दिन बाद जाऊंगी, लेकिन जिस प्रकार से उनका एक वो प्रकटीकरण था कि 2-3 दिन बाद जाऊंगी, वो मैंने स्वयं देखा है। तो उनका मन आज भी पीड़ित है। सर, जब आप सीएम बने थे, मुझे नहीं मालूम कि आपको याद है कि नहीं, उसके फौरन बाद मैंने आपकी सीधी बात की थी। मालूम है, आपको काफी महीने लग गए समझते समझते कि सरकार चलानी कैसे है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीएम बने थे। स्वाभाविक है। आपको कभी ना कभी जब आप अपने आप से बात करते हैं या सोचते हैं, आपको ये लगता है कि जब तक आपकी पूरी कमांड बनी, स्टेट में आपने अपने आप को एक तरीके से स्थापित किया, तब तो पार्टी ने दूसरे सीएम को मौका दे दिया और आपको सेंटर पे लेके आ गए, दूसरे रोल में डाल दिया? नहीं, क्योंकि वो समय होता है शुरू में 4-6 महीने का। आखिर तो 9.5 साल मैंने मुख्यमंत्री के दायित्व के नाते काम किया है, तो 6 महीने निकाल भी दिए जाए तो 9 साल हो जाते हैं। और 9 साल में भी हरियाणा के उस अनुभव का लाभ मुझे उत्तर होता चला गया। पहले टर्म में 5 साल में 3 बड़े संकट हरियाणा पर आए। रामपाल जी का संकट आया, फिर जाट आरक्षण का मुद्दा उठा, उसके बाद राम रहीम का विषय आया। अब तीनों विषय ऐसे हैं, बहुत कुछ सिखा गए। और अगर दूसरी टर्म की बात मैं करता हूं तो इसमें कोविड, हालांकि कोविड में कोई किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का या किसी के ऊपर दोष नहीं बढ़ा जा सकता, प्राकृतिक आपदा थी, सबने सबने मिल करके, और मैं इसमें विपक्ष को भी साथ लेके चलता था, हमारी विपक्ष के साथ बैठकें भी होती थी, बहुत अच्छे तरीके से सारे देश भर में उसको हैंडल किया गया। बाद में ये जो जाट आरक्षण आया, जाट आरक्षण में भी किसान आंदोलन आया, तो किसान आंदोलन में भी हरियाणा में किसानों की समस्या बहुत ज्यादा हमने फील नहीं की है। हरियाणा की जनता पंजाब की ओर से ज्यादा उकसाया गया, और पंजाब के लोग जो है हमारे यहाँ धरने पर भी आकर बैठे, तो पंजाब के लोग आके बैठे। सर, पर अभी लोकसभा इलेक्शंस के लिए और विधानसभा चुनावों के लिए मैंने थोड़ा हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में ट्रैवल किया। कई ऐसे गांव थे जहां किसानों ने बोल रखा है कि भाई बीजेपी के नेता यहाँ अलाउड नहीं है। कोई इक्का दुक्का, और उसका लाभ क्या होता है कि कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो अपने आप को दबंगई करके और अपना सिस्टम को चलाना चाहते हैं, दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो उसको पसंद नहीं करता है। ऐसे गांव, जहां गांव ये पहले भी आह्वान हुआ, उन गांव में भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा प्रभावी होकर के आते रहे हैं। आज भी जब इस प्रकार के कुछ गांव में, अब वो स्थिति नहीं है, लोकसभा में थोड़ा ज्यादा थी, लेकिन इस बार विधानसभा में स्थिति नहीं है। आज हरियाणा के गांव में भी किसानों को भी पता लग गया है कि सरकार तो आखिर बीजेपी की आएगी, तो क्यों ज्यादा पंगा। आपने अपने मैनिफेस्टो में 24 क्रॉप्स पर एमएसपी प्रॉमिस किया है, तो ये तो आप 10 साल से चुनाव आप सरकार चला रहे थे, पहले ही कर देते। ये तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला, आपने कॉपी कर लिया। नहीं, कोई नहीं, कांग्रेस ने एक में नहीं डाला। ये कांग्रेस कह रही है हम लीगल गारंटी करेंगे एमएसपी को। मैं कहता हूं हमने तो पहले से, उनसे पहले घोषणा कर दी। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो लाए, इससे पहले 2-2.5 महीने पहले सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि हम 24 की 24 फसलें जो है। और तो पहले क्यों नहीं किया 10 साल पहले? किसान तो कब से मांग रहे हैं। जब आवश्यकता, देखिए पहली बात तो यह है कि हमारी जो फसलें हैं, गेहूं, धान, ये केंद्र की ओर से प्रोक्योर की जाती है। गन्ना सारा हमारी शुगर मिल है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी, वो पहले से खरीदती हैं। कपास, ये भी सेंट्रल सीसीआई के माध्यम से खरीदा जाता है। बाजरा और मक्का, ये 2 फसलें ऐसी हैं जिसकी डिमांड उठती थी। हमने बाजरा 4 साल से और खरीदना शुरू किया, और बाद में भावांतर बुराई योजना शुरू की। केवल मक्का की फसल हम कह सकते हैं कि जो पहले नहीं खरीदते थे, बड़ी मात्रा में मक्का खरीदा जाएगा। बाकी फसलें जो हैं वो बड़ी मात्रा में नहीं होती हैं, वो तो जितनी हमको आवश्यकता है उतनी भी नहीं हो पाएंगी, और जो होंगी, क्योंकि केंद्र की ओर से वो नहीं खरीदी जाती, प्रदेश खरीदेगा, कंजम्पशन करेगा। हमारे पास जो आएंगी, हम चाहते हैं कि दालें ज्यादा हो, तिलहन ज्यादा हो, धान को लोग न बोएं। धान को न बोने के लिए अगर किसी ने स्कीम दी है तो हरियाणा सरकार ही है जिसने सबसे पहले स्कीम दी। सर, एक है किसान, दूसरा है पहलवान। पहलवान भी बड़े परेशान है, खासतौर से विनेश फोगाट का जो मुद्दा इतना बड़ा बना। जब हम ट्रैवल करते हैं तो लगता है कि युवाओं में और खासतौर से महिलाओं में उनका जो इशू है, लोगों को लगता है ये बड़ा बुरा हुआ जब बीजेपी ने साथ नहीं दिया हमारी पहलवान का। देखिए, जहां तक युवाओं का विषय है, हरियाणा का युवा खुश है।
हरियाणा के युवा की स्किलिंग हो रही है, हरियाणा के युवा की शिक्षा हो रही है, हरियाणा के युवा को रोजगार मिल रहा है, हरियाणा के युवा को ईमानदारी से जो नौकरियां मिली हैं उससे युवा बहुत प्रभावित है। गांव में ये हमारा विषय बिना खर्ची बिना पर्ची का, ये जैसे कहते हैं ना जादू सिर चढ़ के बोले, इस प्रकार का बोल रहा है। एक जमाना था अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाला युवक, उसको भरोसा नहीं था कि पढ़ने के बाद मुझे कुछ नौकरी मिलेगी। आज नौकरी जिसको मिलती है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको भी विश्वास होता है कि नहीं भी पढ़ाई अगर अच्छा कर लेता तो मुझे भी नौकरी मिल जाती, मैं भी आगे पढ़ता हूं। पढ़ाई का वातावरण बन गया है। इस नाते से युवकों में किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। खिलाड़ी प्रसन्न है, केवल कुछ खिलाड़ियों ने राजनीतिक तौर पर कुछ इश्यूज को उठा करके राजनीति करने का मंसूबा किया है। राजनीतिक आखिर हमारे साथ भी खिलाड़ी हैं, हमारे साथ अभी तो अभी खिलाड़ी जो है, हम भी तो चुनाव लड़ा रहे हैं। तो विनेश को आप क्यों नहीं हैंडल कर पाए? आखिर तो कोई किसी के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ जाए। आपने बोला कि वो कांग्रेस की बेटी है, आपके नेताओं नहीं, कांग्रेस में अब जाकर चुनाव लड़ी रही है ना। आखिर कांग्रेस उस सारे आंदोलन में जो खिलाड़ियों का उस समय वो हुआ, वो तो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी ने साथ नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बजरंग पुनिया जो है, इनकी मेरी अच्छी तरह बात होती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि वो दूसरी तरफ कांग्रेस के नाते से आगे बढ़े हुए हैं लगातार। भी तुम्हारी परेशानियां क्या है, कठिनाइयां क्या है? ना जी, बस कुछ नहीं जी। आप मानते हैं कि इससे थोड़ा माहौल बिगड़ा है बीजेपी के लिए? नहीं, क्योंकि जब यह राजनीति में ना आते शायद लोग शंका करते खिलाड़ियों के साथ कुछ हो गया, खिलाड़ी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई किसी प्रकार का ऐसा विषय करके और सीधा सीधा राजनीति में प्रवेश करता, लोग समझ जाते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि आज भी सब खिलाड़ी जो मेडल लेकर के आए हैं, सब हमारे पास आते हैं, सब हमारे से अपनी बात करते हैं। खिलाड़ियों को मैंने पीछे, हमारे एक सुमित नरवाल हैं, असंध के खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वो मेरे पास जब मेडल लेकर के आके सभी खिलाड़ी मेडल लेने वाले वो सारे मेरे पास आए। सर, जब ओलंपिक के फाइनल में विनेश फोगाट नहीं खेल पाई, भाजपा की सरकार ने ये घोषणा की कि उसको जो चैंपियन के नाते अवार्ड्स बनते हैं, राशि बनती है, हम सब देंगे। विनेश फोगाट आप कह रही मुझे कुछ मिला ही नहीं। देखिए, कुल मिलाकर के उस समय का जैसा मुद्दा बना था कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो गया होगा, लेकिन अब जो उनकी कमेटी ने ये कहा है कि भी हाँ, इसकी जो कुछ बातें इसने गलत की हैं, या जो इस प्रकार का जो एक गलत ढंग से उसका वेट दिखाया गया, या उसको लड़ने के लिए आगे एक बार 53 किलो में खेलती हैं, फिर 50 किलो में खेलती हैं, सारे समाज की आवाज ये थी कि भी इसमें से वो अगर मेडल लेती तो उसको कुछ ना कुछ मिल सकता था। ठीक है, घोषणा की, हम दे देंगे। अब देंगे तब जब ये चुनाव हो जाएगा, सरकार आ जाएगी, तो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? आपके मौका था, आप दे देते, फिर तो लगा ठगी होगी विनेश। वो लेने के लिए कहाँ आ गई? वो लेने के लिए आपने भी दिया नहीं, उसने कहा ही ना है। वो आखिर किसी को देने के लिए हम कहते हैं, कोई आए तो सही कि मेरा कुछ बनता है, इसलिए आप भी तो दे सकते थे। आउट ऑफ द वे जाकर के घोषणा की गई, उसको अगले निकारने के लिए तैयार है। वो अगर ये तैयार ही नहीं है इस बात के लिए, तो फिर काहे को हम पीछे पड़ेंगे? जिसने इसको इस प्रकार का एक मुद्दा बनाया, उसने भी एक बार तो ये नहीं कहा कि नहीं, मैं धन्यवाद करती हूँ हरियाणा सरकार का जिन्होंने मेरे लिए किया है। वो तो पहले दिन से ही कांग्रेस के जंगल में जाके फंस गई। उसने अपने आप को राजनीतिक तौर पर इतना आगे बढ़ा लिया कि सहानुभूति सारी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं मिलेगा उसको? ऐसा नहीं मिलेगा। आखिर घोषणा की है, वो आके कहेंगे तो उनको देंगे। अगर कहेंगे तो और क्या करेंगे? आखिर तो एक आउट ऑफ द वे जाकर के सहायता करने की बात है, वरना मेडल जो लेके आते तो कुछ भी हो उसका तो अधिकार बनता है। उसके बिना अधिकार के कारण से घोषणा की गई, इतनी कटसी तो दिखाएगी ना कि हाँ भी आपने घोषणा दी तो मुझे दो। और वो एक तरफ तो गालियां दे, राजनीतिक मंच पर जाकर के विरोध करे, और दूसरी तरफ हमारी सहानुभूति जो हमने दिखाई है उसको एनकैश भी ना करे। अर्थ क्या उसका? फिर भी अगर वो कहते हैं कि आपने घोषणा की है तो देंगे। तीसरा मुद्दा है जवानों का। अग्निवीर स्कीम एक बड़ा फैक्टर है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के बड़े मंत्रियों ने कहा कि हम इसको रीअसेस कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के था, लगा कि कुछ हरियाणा से पहले कर देंगे, पर कुछ चेंज तो किया ही नहीं आपने। देखिए, अग्निवीर मैं मानता हूं एक बहुत अच्छी योजना है आर्मी के लिए। योजना आर्मी के सभी जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ परामर्श करके और एक सहमति से ये योजना बनाई गई, और इस योजना के माध्यम से जो लाभ होने वाले हैं, आखिर तो जितनी आर्मी में लोग जाने हैं उतने तो वहां जाने ही हैं, उससे और 3 गुना ज्यादा, यानी 4 गुना लोग जाएंगे। एक हिस्सा आर्मी में रहेगा और उसके 3 गुना हिस्सा समाज में एक डिसिप्लिन्ड फोर्स के व्यक्ति के नाते से वो समाज में उनको काम करने का मौका मिलेगा। पर अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ सकता है। नौकरी की गारंटी है सर, गारंटी तो केवल 10% के लिए है। नहीं, हमने हरियाणा में तो पूरी गारंटी कर दी, पूरी गारंटी। जो भी रह जाएगा हरियाणा गारंटी उसको मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी।
जो उसकी योग्यता है उसके हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। पर ये भी है कि अगर चलो बीजेपी अगर हार गई हरियाणा में तो आप तो 5 साल अभी हो सेंटर में मिनिस्टर। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं होता। बीजेपी जीतेगी, पहली बात तो कोई हारने का कारण नहीं है, और बीजेपी जीतेगी तो जो दायित्व जिसके जिम्मे लगा वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया, मंत्री जो बनेंगे बनेंगे। 2 चुनाव पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था और अब, आप सवाल तो वैसे ही हैं लेकिन आपके जवाब देने के तरीके पहले से अब बहुत अलग हैं। आपने हमें वक्त दिया खट्टर साहब, आप लोगों ने मुझे सिखा दिया। नहीं, बहुत फर्क है उसमें। मेरे को याद है पहले आप थोड़ा सा हिचक के छोटे छोटे जवाब देते थे, अब एकदम आप धड़ाधड़ खुल के अब छोटे छोटे जवाब हुड्डा जी देते हैं घबराए हुए।